वो बेसिकली यूरोपियन लोग ही थे। अब यूरोपियन लोग थे, अब आप बताइए, चलिए पहले आपको बताता हूँ कॉजेज जनरली आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कॉजेज, चलिए सबसे पहले तो जो मेरा एक मानना है, कई जगह पे आप उसको पढ़ेंगे भी, कि अमेरिकन लोगों में एक फ्रीडम को लेकर चाह हमेशा से थी। इसको बोलते हैं कि फ्रीडम, एक स्वतंत्र फ्रीडम कॉन्शियसनेस था उनके मन में, स्वतंत्र चेतना जिसको बोलते हैं शुरू से, क्योंकि यूरोपियन लोग थे। यूरोपियन लोगों के साथ हमेशा से, भले ही चोर डाकू उचक्के लोग थे इनको हम ऐसे बोलते हैं, पर उनके मन में एक कभी ये मलाल नहीं था कि हमें किसी दूसरी कम्युनिटी, दूसरे देश ने गुलाम बनाया है। जैसे ब्लैक्स को, अफ्रीकन ब्लैक्स को, या एशियन इंडिया के संदर्भ में बात करें, या फिर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना जापान के संदर्भ में, जापान नहीं बट अदरवाइज साउथ ईस्ट एशिया, तो यूरोपियन लोग देख रहे थे पीछे कि यूरोप पूरी दुनिया पे कब्जा किए हुए हैं, और हम भी यूरोपियन हैं। मन मन में ये बात तो उनकी थी ही कि हम भी तो यूरोपियन हैं। तो शुरू से एक बात रही कि देखिए हम इंडियंस तो है नहीं, उस समय का आप संदर्भ देखेंगे तो वो उस तरीके का है, हाईली रेसिस्ट एक सोसाइटी है वहां पे दुनिया में। इसमें व्हाइट सुप्रीमिस्ट लोग अपने आप को उच्चतर और ब्लैक लोगों को निम्नतम मानते हैं, और उसमें से इंडियन और चाइनीज को थोड़ा ब्लैक लोगों से ऊपर मानते हैं बट व्हाइट लोगों से नीचे मानते हैं। तो अमेरिकन लोग जो प्राइमरीली व्हाइट थे, यूरोप से भाग के आए थे, तो उनके मन में हमेशा से एक बात थी कि देखो हम लोग ब्लैक तो है नहीं, ना हम इंडियन है, ना हम एशियन है बेसिकली, कि आप हमें दबा लें, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही आपकी ही रेस से हैं। रेस यानी उस नस्ल से संबंधित है जिसको आप सुपीरियर बताते हैं पूरी दुनिया भर में। आप जाते हैं इंडिया में बोलते हैं क्योंकि वी केम हियर टू रूल यू बिकॉज वी वांट टू, हम आपको सभ्य बनाना चाहते हैं, वी वांटेड टू सिविलाइज यू। अब वो बोलेंगे हम तो ऑलरेडी सिविलाइज है, तो आप हमें सभ्य मत बनाइए, हम अपना खुद देख लेंगे। ये एक वहां पे चेतना शुरू से थी। आप इसको एक चाहे तो कभी भी इसको यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीडम कंसाइंसेस, इसको बोलते हैं स्वतंत्र चेतना। शुरू से थी क्योंकि उस तरीके का कॉन्फिडेंस था उनमें, भले ही कैसा ही बैकग्राउंड हो, उनका पता था कि हम यूरोपीय हैं तन मन और नस्ल से। अब क्योंकि स्वतंत्र चेतना थी मन में, और दूसरी बात थी वहां का फॉल्टी रिजीम, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक दोषपूर्ण शासन। देखिए इंडिया में तो जो चल रहा था तो चल रहा था, कोई अधिकार नहीं थे, कुछ नहीं था, बट फिर वही बात कि यहाँ पे अमेरिकन लोग जिनको पहले से पता था कि भाई हम लोग आपसे बराबर हैं, हम लोग कर सकते हैं अपने आप को रूल, हमें आपने इंडियंस को ये चकमा दिया कि आप लोग अपने आप को रूल नहीं कर सकते, वी केम टू सिविलाइज यू, वी केम टू सिविलाइज यू। चाइना, अफ्रीका में आपने ये सब बहाना बनाया, बट अमेरिकन लोगों को क्या बताएंगे, अब वो तो आपके ही अपने संतान हैं, उसी धरती के पुत्र हैं। अफॉल्टी रिजिम आपने उनके ऊपर थोप रखा है, आरोपित कर रखा है। तो देखिए कैसे रिजिम क्या था वहां पे, व्यवस्था क्या थी कि एक ब्रिटिश गवर्नर है, एक ब्रिटिश गवर्नर है जो ऊपर, जो गवर्नर, जैसे कि इस समय इंडिया में गवर्नर जनरल होता था वाइस रॉय की भूमिका, वो सबसे ऊपर है। वहां पे उसका एक काउंसिल है, जिसे गवर्नर का काउंसिल बोलते हैं, जो नॉमिनेटेड है। व्यवस्था देखिए ये नॉमिनेटेड है, यानी इसका जो नॉमिनेशन है वो जनरली वाइस रॉय गवर्नर करता है, गवर्नर पीछे ब्रिटिश संसद। और यहाँ पे जो एक पैरेलल उसकी संस्था थी वो लोकल लोकल काउंसिल, ये हो गया गवर्नर का काउंसिल, ये हो गया लोकल काउंसिल, इसमें अमेरिकन लोग हैं। ठीक है, अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव इसमें है। अब इसमें इस लोकल काउंसिल को आप लॉ तो बना सकते हैं, दे कैन एनेक्ट लॉज, बट वो जो लॉ है वो तभी बन पाएगा जब आपका जो गवर्नर है उस पर सहमति देगा। अब आप मतलब वही बात हुई कि हाथी के दांत
जिसमें पावर तो आपको दी गई, लेकिन पावर का उपयोग कर पाएगा ब्रिटिश गवर्नर। आप लॉ बनाइए, उन्हें पसंद नहीं आया, हटा दिया, जैसे दिल्ली के साथ आज व्यवस्था है। फिर भी कंपेयर नहीं करूंगा, बट अदरवाइज ये व्यवस्था ऐसी थी। और फिर वही आप फिर से सोचिए, जिन लोगों के पास कॉन्साइंस है, चेतना है स्वतंत्रता की, वो लोग क्यों इसको अपनाएंगे? पढ़ लिख गए समय के साथ धीरे धीरे, और उस व्यवस्था को उन्होंने धीरे धीरे नकारना शुरू कर दिया। ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन के पहले जो छोटे मोटे स्कफल होने लगते हैं, उस तरीके के, कि हाँ उनके मन में एक प्रोटेस्ट वो लोग करने लगे उस चीज के प्रति, कि हाँ हमें अब ब्रिटिश लोगों से मुक्ति चाहिए, हम खुद अपने आप को रूल कर सकते हैं। कोई आपके पास बहाना भी नहीं है ऐसा कि जो हम अपने आप को रूल ना कर पाए। अब इसके चलते, ठीक है, ये तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव था ब्रिटिश लोगों पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक घटना घटती है 1756 में, 1756 और 1763 में। जनरली आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका का जो स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ ऐसा है। मैं मैक्सिको भी अगर उसमें बनाओ, मतलब ठीक है, थोड़ा चित्रकला बेहतर नहीं है, बट ठीक है। ये जो है हुआ आपका, ये है कनाडा। अभी का स्थिति जो है, तब की भी स्थिति यही थी। और ये हो गए ब्रिटिश 13 कॉलोनीज, अमेरिकन कॉलोनीज उस समय। तो यहाँ पे एक व्यवस्था थी कि ये जो कनाडा है, ये फ्रेंच रूल था, फ्रेंच रूल था यहाँ पे। कनाडा का भी आप समझ लीजिए, ये वाला हिस्सा जनरली इतना ही, ये फ्रेंच डोमिनेटेड था। अभी भी आप देखेंगे क्यूबेक वगैरह के आसपास फ्रेंच डोमिनेटेड, इसको मिनी फ्रेंच भी बोलते हैं। इससे लगा हुआ एरिया। और फ्रांस और ब्रिटेन, इन दोनों की मतलब कट्टर दुश्मन, यूरोप में भी, इंडिया में भी, और जाहिर सी बात है अमेरिका में भी होंगे। उस समय इंडिया में क्या चला था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने देख रहे होंगे कि वहां पे कार्नाटिक वॉर्स चल रहे हैं इंडिया में। कार्नाटिक वॉर जिन्हें हम बोलते हैं, जनरली फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ब्रिटेन के बीच में कार्नाटिक वॉर्स चल रहे हैं, यहाँ इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे। कर्नाटक उस समय का जो आपका तमिलनाडु से लगा हुआ कोरमंडल तट, आप मान के चलिए, उसके ऊपर उड़ीसा तक, जिसको नॉर्दर्न सरकार बोलते थे, उसको कर्नाटक हम बोलते थे उस समय। तो वहां पे कर्नाटक वॉर चल रहे हैं फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ब्रिटेन के बीच में, यूरोप में भी उनके बीच में वॉर्स चल रहे हैं। और यहाँ पे अमेरिका में तो स्वाभाविक सी बात है, एक जगह दुश्मन तो दूसरी जगह दुश्मन। तो अमेरिकन लोगों को एक डर था, जो जैसे कुछ लोग अमेरिका में थे जिनको लॉयलिस्ट बोलते थे। लॉयलिस्ट हैं ये लोग, यानी इनका एक, जैसे इंडिया में मॉडरेट्स थे, ये लोग मानते थे कि देखो ब्रिटिश लोगों को रहने दो, क्योंकि अगर ये है तो हम, वरना आज ब्रिटेन आज चला गया, कल के दिन फ्रांस हमला कर देगा, पता चला हम फिर अब फ्रांस के अधीन है। तो बेहतर है कि ब्रिटिश लोग हैं वो डेटरेंस बना रहता है वहां पे। तो इनको लॉयलिस्ट बोलते थे। कुछ लोग, जिनको लॉयलिस्ट, जो लोग जनरली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। बट अदरवाइज ये माहौल था लोगों में कि ठीक है, अभी ब्रिटेन को अभी इतना विरोध खुल के हो नहीं पा रहा था। बट यहाँ पे समस्या ये हो गई कि एक हुआ वॉर जिसे हम बोलते हैं 7 इयर्स वॉर। 7 इयर्स वॉर, 7 इयर्स वॉर 7 साल का ही था, इसलिए 7 ईयर वॉर, 1756 to 63 यहाँ पे लड़ रहा था ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, और ब्रिटेन और फ्रांस लड़ते लड़ते ये हुआ, 7 साल तक ये वॉर चला गया। तो इस वॉर का जो रिजल्ट हुआ उसमें ब्रिटेन जीत गया। ठीक है, ब्रिटेन जीत गया फर्स्ट। एक तो ये रिप्रेजेंट, दूसरा कनाडा अब ब्रिटेन के अधीन है।
कनाडा जो है वो भी अब ब्रिटेन के अधीन है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या स्थिति बनती है कि ये जो फियर था पहले कि ब्रिटेन चला गया तो फ्रांस आ जाएगा, अब दोनों तरफ ब्रिटेन ही है। अब ऐसा कोई भय नहीं है कि ब्रिटेन गया तो ब्रिटेन आ जाएगा, ब्रिटेन की मतलब ब्रिटेन को हरा दिया तो स्वतंत्र है हम तो, फ्रांस शायद अब नहीं आ पाएगा। तो उस तरह का एक माहौल बन गया कि अब हमें किसी का और कोई डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा एकमात्र दुश्मन है, वो है ब्रिटेन। और दुश्मन क्यों है? एक तो फॉल्ट रिजिम था, दूसरा वहां पे वो है ना स्वतंत्र चेतना जैसे बोला, फ्रीडम कॉन्साइंस पहले से था। और तीसरा ये जो वॉर लड़ा इसने ब्रिटेन ने, तो शायद शायद जाहिर सी बात है 7 साल कोई वॉर चल रहा है तो फाइनेंशियल बर्डन तो आएगा ना। और फाइनेंशियल बर्डन कभी सरकार पे नहीं आता, फाइनेंशियल बर्डन हमेशा जनमानस पे आता है, वो पास कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि नए नए टैक्स लगाना शुरू कर दिए, फाइनेंशियल बर्डन आया ना इस वॉर के बाद। अब देखिए अब एक तो यहाँ पे फियर खत्म हो गया, ये जो मन में था, और दूसरा यहाँ पे आपने नए टैक्स को आपने वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे सी ट्रैफिक, सी ट्रैफिक टाइप का एक लॉ बना दिया, इंडस्ट्रियल लॉ बना दिया, ठीक है, और एक ट्रेड लॉ बना दिया। ये लॉ बनाए जनरली कंजर्वेटिव लॉ थे। और टैक्स वगैरह जैसे स्टाम्प ड्यूटी, नोट्स में आप इनको पढ़ लीजिए जरा, अदरवाइज कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट हाँ एक मेंशन करने के लिए, शुगर टैक्स ऐसे करके। अच्छा ट्रैफिक, सी ट्रैफिक बनाया उन्होंने, सी ट्रैफिक लॉ बनाया, जिसमें बोला कि कोई भी ऐसा जहाज जो ब्रिटेन या ब्रिटिश कॉलोनी से नहीं आ रहा है, वो अमेरिकन पोर्ट पे डॉक नहीं हो सकता, वहां पे विश्राम नहीं कर सकता या आ नहीं सकता। तो ये अमेरिकन लोगों को बुरा लगा कि भाई हम तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स से चल रहे हैं, हम तो कैपिटलिस्ट हैं। आपने देखा होगा अमेरिका अपने आप को कैपिटलिस्ट, डोमेन ऑफ कैपिटलिज्म बताता है, अभी भी तभी भी, तब भी बताता था, तब बोलता था हम फ्रीडम, मतलब फ्रीडम ऑफ मार्केट इसको बोलते हैं, कि लेजर फेयर। हालांकि ये वर्ड फ्रेंच है, बट अदरवाइज वो उस समय की बात है। एडम स्मिथ 1775 में उन्होंने बुक लिखी, वो द वेल्थ ऑफ नेशंस। उस समय तो मतलब बुक लिखी तो उस समय चेतना तो होगी ना कि हमें एक फ्री मार्केट सिस्टम में हम विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने ऐसा किया तो उन्हें बुरा लगा। दूसरा इंडस्ट्रियल टैक्स, उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके ब्रिटेन में बनती है वो अमेरिका में नहीं बनेगी। उत्पाद जिसको प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बोलते हैं, कि कोई प्रोडक्ट जो ब्रिटेन में बनना है अमेरिका में क्यों बनेगा, ये तो हम दोनों एक ही लोग हैं। तो फिर अमेरिकन लोगों को बुरा लगा कि ये कोई तरीका होता है, हम हमारा आप इंडस्ट्री खत्म कर देंगे पूरा। तीसरा उन्होंने बोला कि व्यापारिक, जिसको बोलते हैं ट्रेड एक्ट। तो उन्होंने बोला कि देखो जैसे कॉटन है, चावल है, तंबाकू वगैरह ये सब है, ये सब इंग्लैंड ही जाएगा आपका। और तो फिर अमेरिकन लोगों को बुरा लगा कि ये भाई ये किस तरीके का आप, हम यहाँ पे फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम लोग कोई अफ्रीकन एशियंस थोड़ी है, हम तो आपके ही, आपको टक्कर देने वाली नस्ल, आपके ही संतान है, आप हमें क्यों इतना ऑप्रेस कर रहे हैं। और ऊपर से इतना इकोनॉमिक बर्डन लगा दिया, टैक्स आपने बढ़ा दिया, स्टाम्प ड्यूटी लगा दी, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। और दूसरा आप तो हमें आपकी जरूरत भी नहीं है, अब तो कनाडा भी पास में आपका ही कॉलोनी है, तो हम आपको हरा के, वो 1760s में ये माहौल प्रॉपर बन गया वहां पे। पर इस माहौल को बनाने में जो एक, आप समझ रहे हैं ना कॉजेज क्या क्या है। एक तो स्वतंत्र चेतना है, उसको बोलते हैं फ्रीडम का एक कॉन्साइंस जिसे बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका ये सेवन एक 7 ईयर वॉर, और 7 ईयर वॉर के चलते जो इकोनॉमिक बर्डन आया और तरह तरह के जो टैक्स वगैरह लगाए, ये। और रिजीम तो आपने देखा फॉल्टी रिजीम था, खराब व्यवस्था, वो तो हमेशा से रहेगी, कॉलोनी का नेचर ही है कि आपको हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, अदरवाइज आपको ही रिप्रेजेंटेशन दे दे तो आप हमारी कॉलोनी कैसे कहलाएंगे। ये सब चीजें इंडिया के साथ भी हुई, जब आप हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे
कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, उसको एक प्रॉपर क्लास होगा जिसमें हम समझेंगे कॉलोनी और मदर कंट्री का क्या रिलेशन होता है, और वो अमेरिका भी उसके ही स्ट्रक्चर में था। तो ये सब जो चीजें थी, ये अमेरिका को प्रॉपरली वहां पे जनमानस में विद्रोह फूट गया। 1773 के आसपास बोस्टन टी पार्टी होती है और युद्ध शुरू हो जाता है। 2 साल के अंदर फ्रेंच लोग इसमें काफी मदद करते हैं। आप देखिए कॉजेज पे फ्रेंच लोगों को मार पीट के भगा दिया कनाडा से। अब फ्रांस गुस्से में है क्योंकि इंडिया से भी हरा दिया उसको। थर्ड कार्नाटिक वॉर हुआ, उसमें तो फ्रांस पूरा सब कुछ हार गया ना, पौंडीचेरी के अलावा बाकी सब तो फ्रांस ने छोड़ दिया था, कुछ था नहीं उसके पास 1754 के आसपास। तो 1754 में इंडिया में सारा उसका सब कुछ हार गया, यहाँ पे अमेरिका में सब कुछ हरा दिया, तो ब्रिटेन और फ्रांस को बुरा लग रहा था काफी कि कैसे किया। तो फ्रांस ने सहायता करना शुरू की अमेरिकन की उस बोस्टन टी पार्टी के बाद। टी पार्टी कुछ नहीं था, यहाँ पे टी का एक जहाज आया हुआ था न्यूयॉर्क बोस्टन में। बोस्टन एक बंदरगाह है, वहां पे उन्होंने सारे टी पटक दिया, फेंक दिया ऐसे जहाज से बाहर, और कुछ थोड़ा लड़ाई वगैरह हुई। टी पार्टी नहीं थी वो, जनरली एक बोल सकते हैं कि संघर्ष था। और तो ऐसा मतलब उसको बोस्टन टी पार्टी बोलते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हम। तो उसके बाद ये सब चीजें घटित हुई वहां पे और अमेरिका आजाद हुआ, 1776 में आजाद हुआ। संविधान बना 1783 में। और जॉर्ज वॉशिंगटन पहले जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने, उनके नाम पे वॉशिंगटन डीसी एक उनकी राजधानी आज भी है। तो ये देखिए आप जनरली जो अमेरिका, संघर्ष नहीं पढ़ना होता है कि कैसे लड़े, बंदूक था, भाला था, AK-47 उसमें थी नहीं, ये सब चीजें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट ये हाँ, ये चीजें आपके साथ, जैसे एक चीज जो जनरली किसी भी जगह पे पूछा जा सकता है कि वहां पे ठीक है इतना सब माहौल बन रहा था, यूरोप में भी प्रबोधन, एनलाइटनमेंट आ रहा था, तो अमेरिका में उसका क्या प्रभाव था। तो आपको मतलब शायद अगर कभी कोई बोल दे, पूछ ले, ये सब चीजें शायद बेहतर भी है, पता होना चाहिए कि वहां पे इंटेलेक्चुअल लोग भी तो थे, मतलब इंटेलेक्चुअल्स भी थे। इंटेलेक्चुअल्स का मतलब कि जो प्रबोधन यूरोप में आ रहा था, प्रबोधन का मतलब एनलाइटनमेंट, तो उसमें बहुत से आइडियोलॉग्स थे। जैसे आप मान के चलिए जेम्स ऑटिस थे, थॉमस पेन थे और सैमुअल एडम्स। ये तो अमेरिका से ही जुड़े हुए लोग थे। एडम स्मिथ भी थे, नोट्स में आपको मिल जाएगा, आप उतना तनाव मत लीजिए इस चीज का, लेकिन याद रखने के लिए जैसे जेम्स ऑटिस थे, या फिर आप आपके सैमुअल एडम, ये लोग फेमस है इसलिए इनको मैं नाम बता रहा हूँ आपको। कभी अगर किसी ने कभी पूछ लिया विदाउट एनी कंटेक्स्ट कि सैमुअल एडम्स किस क्रांति से जुड़े हुए थे, कोई पूछ सकता है, कभी जनरल नॉलेज की बात है। सैमुअल एडम्स थे, थॉमस पेन थे, इनका याद नाम रख लेना, थोड़ा आ सकता है कभी भी, छोटे मोटे एग्जाम्स में तो आ ही जाएगा। तो ये थे, जनरली इसको लोग बोलते हैं कि इन पे वॉलटेयर का काफी प्रभाव था। वॉलटेयर क्या था, हम वॉलटेयर के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। तो वॉलटेयर यूरोप का मतलब वहां पे वो फ्रांस स्विट्जरलैंड के आसपास घूमते रहे। वोल्टेयर बोलते थे कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। वोल्टेयर का इम्पैक्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखेगा अमेरिकन। सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बोरो किया है अमेरिका से, बट अमेरिका ने तो खुद लागू किया नहीं। वो वॉलटेयर का सिद्धांत है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि एग्जीक्यूशन, जुडिशरी और पार्लियामेंट, जिसको हम बोलते हैं, ये सब तीन अलग अलग हो, इनके पावर अलग अलग हो, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी केंद्रीकरण ना हो पावर का, क्योंकि विकेंद्रीकरण हो। तो वॉलटेयर, जैसे आपको कभी कोई पूछ ले कि किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो बिना बिना संकोच सीधा बोलिए कि वॉलटेयर का इम्पैक्ट अमेरिकन रेवोल्यूशन पे सबसे ज्यादा है।
सीधा बस इतना ही बताना है इसमें। वॉलटेयर, वॉलटेयर के बारे में आपको नोट्स में मिल जाएगा आराम से। हालांकि वॉलटेयर क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा प्रमुख है, उनका सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है। तो ये इतना सा है, किसी ना किसी आइडियोलॉग का तो इम्पैक्ट होता ही है। जैसे इंडिया में गांधी जी का था, भगत सिंह का था, किसका प्रभाव था? फ्रांस, फ्रांस में किसका प्रभाव था? फ्रांस में उस व्यक्ति का, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, पर फ्रांस, और ये क्योंकि फ्रांस की क्रांति भी अभी ये चल रहा है, 1783 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और फ्रांस का जो क्रांति हो रहा है वो 1789 से। वो 10 साल, मतलब अमेरिकन क्रांति का ही इम्पैक्ट था फ्रांस पे। तो वो उसके चलते, तो अब कॉजेस हमने देख लिए, हम देखते हैं जनरली अमेरिकन क्रांति का जनरली इम्पैक्ट क्या था। अमेरिका पे इम्पैक्ट क्या ही होगा, अमेरिका पे इम्पैक्ट यही है कि हाँ भाई, अमेरिका अब इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है कि अमेरिका अब जो है फ्री है, इंडिपेंडेंट है। दूसरा, रिपब्लिक बन गया। देखिए, रिपब्लिक बनना अपने आप में काफी बड़ी, आपको कभी भी, दुनिया का पहला रिपब्लिक अमेरिका है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक जिसे बोलते हैं गणराज्य। इंडिया भी रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि स्टेट का जो हेड है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसे बोलते हैं। इंग्लैंड में नहीं है, ब्रिटेन में आप देखेंगे अभी भी मोनार्की है। मोनार्की एज इनकी जो हेड है स्टेट का वो क्वीन है, अब तो किंग है, क्वीन तो मर गई, उनकी डेथ हो गई अभी। इंडिया में कौन है हेड स्टेट का? द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। और वो भी इलेक्टेड है ना, उनको भी भले ही हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना है, पर वो इलेक्टेड है। इसको ही बोलते हैं रिपब्लिक, यानी जिस स्टेट का हेड जो है उसको चुना जाता है। आप देखिए, नाम देखिए, आप कभी कंट्री का पूरा नाम देखिए, इंडिया का नाम क्या है? आप कभी पासपोर्ट पे देखें, उसका नाम आएगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का नाम देखिए, इस्लाम वो उनका विचारधारा है, तो उन्होंने उसको नाम रखा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सॉरी टू से, बट वो रिपब्लिक के साथ ये एक कंटेक्स्ट है कि जो हेड है वो, स्टेट का हेड है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। और यही इसका इम्पैक्ट है कि पहला रिपब्लिक है दुनिया का। इसके साथ साथ दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, वोल्टेयर मोंटेस्क्यू का इम्पैक्ट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का स्थापना करी इन्होंने, और पहली बार कुछ कुछ कोशिश किया कि ह्यूमन राइट्स को स्टेब्लिश किया जाए। पहली बार बिल ऑफ राइट्स जिसे हम बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स, पहली बार कोशिश किया कि राइट्स क्या है, इंडिविजुअल के राइट्स क्या है, सिटीजन के, इसको उसमें डाला जाए। सेपरेशन ऑफ पावर, जनरली मोंटेस्क्यू का सिद्धांत है, वो मैंने वहां पे भूल बस वोल्टेयर से जोड़ा। वोल्टेयर जो है वो जनरली कुछ अलग तरीके से, मोंटेस्क्यू का शक्ति का जो पृथक्करण बोलते हैं, विकेंद्रीकरण ऑफ पावर, वो मोंटेस्क्यू का है। जबकि वोल्टेयर का जो सीधा विरोध है वो सेक्युलरिज्म से जुड़ा हुआ है, जो चर्च की सत्ता का विरोध करते हैं। तो वोल्टेयर उस सेंस में जाने जाते हैं। यहाँ पे मोंटेस्क्यू की मैं बात करना चाह रहा था। मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर का एक वो, मोंटेस्क्यू नाम का स्पेलिंग काफी, नाम ही काफी बड़ा है मोंटेस्क्यू का। तो ये इम्पैक्ट था। और दूसरा इम्पैक्ट क्या था वर्ल्ड पे? वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट आएगा आप बताइए? छोटा सा तो इम्पैक्ट है। पहली बात तो ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को इसने क्या किया? फ्रेंच रेवोल्यूशन मैं बता रहा हूँ ना, 1783 में हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन, 1789 में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं कि ज्यादा
इम्पैक्ट है उसका दुनिया पे, पर फ्रेंच रेवोल्यूशन पे अमेरिकन इम्पैक्ट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन 7-8 साल के बीच में ही हो गया, तो उसका एक पृष्ठभूमि तैयार की। दूसरा, इंडिया जैसी कंट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ। इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन की, अमेरिका हाथ से गया तो ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा ज्यादा कस लिया कि अब इसको तो नहीं जाने दूंगा। देखिए 1776 में 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, और 1776 में अंग्रेज क्या करे, अंग्रेज 1776 में मराठाओं से, निजाम से और मैसूर यानी अली, हैदर हैदर अली, इससे लड़ रहे हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो उनके लिए तो समस्या थी ये जो 1775 के बाद का जो समय था। बट फिर भी 1782 में उन्होंने हैदर अली से संधि की। 1784 में 1782 में मराठाओं से संधि की। 1784 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में, तो टीपू सुल्तान से संधि की। यानी उस वो काफी समस्या नहीं घड़ी थी उनके लिए। तो इम्पैक्ट ये रहा कि हाँ, इंडिया पे कब्जा थोड़ा ज्यादा उन्होंने टाइट कर दिया। ये इसका आप मान के चलिए कि ये दो चार इम्पैक्ट हमें दुनिया पे इसके दिखते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट जनरली, नहीं, अमेरिकन रेवोल्यूशन को समझना इतना ही बाकी है कि हाँ, जैसे मैंने बोला, वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ एक ही टॉपिक है जो यूरोप के बाहर का है। आप एनलाइटनमेंट पढ़ेंगे, रेनेसां पढ़ेंगे, रेनेसां एनलाइटनमेंट, फिर आता है अमेरिकन रेवोल्यूशन। हालांकि ये विचार तो यूरोप के ही हैं जो अमेरिका में प्ले आउट कर रहे हैं, और फिर वो अमेरिका के विचार आके फ्रांस में उथल पुथल मचा रहे हैं। फिर फ्रांस, फिर नेपोलियन युग, और उसके बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण, और धीरे धीरे वो चीजें अनफोल्ड होती है और प्रथम विश्व युद्ध के रूप में परिणति होती है जिनकी। तो ये जनरली अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में मोटा मोटा इतना आपके लिए जानना जरूरी है। नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है आपके लिए तो लाभान्वित आपको तो करेगा ही, साथ ही साथ उन अन्य स्टूडेंट्स को भी लाभान्वित करेगा जो शायद अभी आने वाले नेट की प्रिपरेशन के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर अगले सीयूटी के एग्जाम में के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। ये जो समय है, हिस्ट्री क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना वास्ट उसका सिलेबस है कि एक दो बार तो आपको उसको रिवाइज ठीक ठाक तरीके से करना पड़ेगा, और उसके लिए पर्याप्त समय चाहिए। तो आप उस संबंध में हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, और आगे हमारे चैनल के साथ बने रहिए। प्रेपअप जो हमारा इनिशिएटिव है, उसमें हम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, उससे जुड़ी हुई सारी जो वीडियोस हैं उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई आपको हम डे बाय डे बेसिस पे उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम जो है सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, और जो नोट्स हैं उनको भी अपलोड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं इसके लिए। ठीक, धन्यवाद।